नमस्कार दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध है जो मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध के विषय में बहुत सारे विवाद हैं, तो आज हम समझेंगे कि यह युद्ध वास्तव में क्यों हुआ था और इस युद्ध के पीछे किस तरह के विवाद है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनफोल तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप लगातार इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। पहले मैं आपको एक बेसिक पृष्ठभूमि समझा देता हूँ। हम क्या-क्या चीजें कवर करेंगे। एक तो घटनाक्रम है। कौन सा घटनाक्रम? हल्दी घाटी के युद्ध का। हम यह समझेंगे कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसका घटनाक्रम क्या था। इसके बाद हम यह भी समझेंगे कि इसका कारण क्या था, वास्तव में यह युद्ध क्यों हुआ था। इसके बाद हम यह समझेंगे कि मेवाड़ क्यों समर्पण करने को तैयार नहीं था, उसके पीछे क्या-क्या कारण थे। फिर हम यह समझेंगे कि दोनों तरफ से कौन-कौन शामिल था और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम यह समझेंगे कि कैसे जनजातियों ने मिलकर इस युद्ध को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। फिर हम यह समझेंगे जो इसका सबसे मेन पार्ट है कि वास्तव में विजेता कौन है, मतलब इस युद्ध को वास्तव में जीता किसने है। ऐसे कौन से प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि युद्ध को अकबर ने जीता था और ऐसे कौन से प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि युद्ध को प्रताप ने जीता था, यानी महाराणा प्रताप ने जीता था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करेंगे, युद्ध का परिणाम या फिर युद्ध के बाद का घटनाक्रम। जब आप युद्ध के बाद के घटनाक्रम को देखेंगे तो आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को आज मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? यह हुआ 18 जून 1576 को राजस्थान के राजसमंद जिले में हल्दी घाटी दर्रे में, यानी राजस्थान का क्षेत्र है। इसका जिला कौन सा है? राजसमंद जिला है। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मेवाड़ की तरफ से लड़े थे महाराणा प्रताप सिंह और अकबर की सेना की तरफ से लड़े थे आमेर के राजा मान सिंह। यानी मान सिंह थे अकबर की तरफ से और महाराणा प्रताप लड़ रहे थे मेवाड़ की तरफ से। दोनों क्या हैं? सेना नायक, अपनी अपनी सेनाओं के। महाराणा प्रताप राजा भी हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की परंपरा में हम देखते हैं कि जो उनका राजा होता था, अधिकतर केसेस में वह राजा युद्ध की पहली पंक्ति में होता था, मतलब राजा सबसे आगे होकर युद्ध लड़ता था। अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं मानसिंह और महाराणा प्रताप खुद युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। अकबर लगातार यह कोशिश कर रहा था कि जो राजपूत राज्य हैं उनको अपनी तरफ मिला ले, उनको अपने अधीन कर ले। इससे पहले हमने समझा है कि जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर अकबर आक्रमण करता है, गुजरात को वह जीतता है और जीतने के बाद कोशिश यह करता है कि गुजरात का जो व्यापारिक क्षेत्र है वह उसके कंट्रोल में रहे और गुजरात का व्यापारिक क्षेत्र उसके कंट्रोल में रहे। इसके लिए जरूरी यह है कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वह उसके कम से कम कंट्रोल में रहे या फिर समर्थन में रहे, मतलब ऐसी कोई शक्ति ना हो जो चैलेंज कर सके मुगल साम्राज्य को। अगर हम महाराणा प्रताप के वंश की बात करें तो यह कहाँ से हैं? सिसोदिया वंश से। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की है? राणा हम्मीर सिंह ने। हमने देखा जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ, किसके किसके बीच? बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच। तो राणा सांगा दरअसल कौन है? दादा हैं महाराणा प्रताप के। राणा सांगा के पुत्र हैं उदय सिंह। उदय सिंह के साथ भी संधि करने का अकबर ने कई बार प्रयास किया था, लेकिन उदय सिंह भी नहीं माने थे। उदय सिंह के बाद जब गद्दी को संभालते हैं महाराणा प्रताप, तो वह भी नहीं मानते हैं अधीनता अकबर की, यानी मुगल साम्राज्य की। उदय सिंह के समय ही जो चित्तौड़ का किला है उस पर अकबर हमला कर चुका था और लगभग 30,000 लोगों की हत्या कर चुका था। तो सिसोदिया वंश के यह राजा हैं। सिसोदिया वंश कौन सा था? जिसकी स्थापना की थी राणा हम्मीर सिंह ने। राणा सांगा भी इसी वंश के थे। राणा सांगा के पुत्र हैं उदय सिंह और उदय सिंह के पुत्र हैं महाराणा प्रताप। अकबर लगातार यह कोशिश कर रहा था कि जितना भी राजस्थान का क्षेत्र है या जितने भी राजपूत हैं वह सब के सब उसके अधीन आ जाए। इसी क्रम में बहुत सारे राजपूत उससे जुड़ जाते हैं, कुछ वैवाहिक संबंधों से और कुछ संधियों के माध्यम से। जो आपके यह मान सिंह हैं, यह जुड़ते हैं कैसे? वैवाहिक संबंध से। माना यह जाता है कि जो मान सिंह हैं, इनकी जो बुआ हैं, इनका विवाह हुआ था किससे?
अकबर से। और वह नाम क्या है? बहुत ज्यादा फेमस योधाबाई। हालांकि वास्तविक रूप से यह नाम नहीं है, कहीं कहीं यह हरखाबाई मिलता है या कुछ और नाम भी मिलता है, लेकिन यही जो करेक्टर है जिसको बहुत ज्यादा फेमस किया गया है, और वह भी किसके माध्यम से? फिल्मों के माध्यम से। उन्हीं के भतीजे हैं मान सिंह, और यह लड़ रहे हैं किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से। विवाद का कारण क्या है? बेसिक बेसिक हमने समझ लिया। एक, अकबर लगातार यह कोशिश कर रहा था कि जितने भी राजपूत हैं वह उसके अधीन आ जाए। जो आपका मेवाड़ है, वह इकलौता ऐसा राजपूत वंश है, या हम कहें सबसे बड़ा ऐसा इकलौता राजपूत वंश है जो मुगलों के अधीन नहीं था। राणा सांगा भी अधीन नहीं हुए, उदय सिंह भी अधीन नहीं हुए, अब महाराणा प्रताप भी अधीन होने को तैयार नहीं है। और इन सब का ही परिणाम 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध बनता है। प्रमुख कारण क्या है? अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन राजपूत अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं। अकबर सुलह ए कुल की नीति के साथ आगे बढ़ता है, और इस नीति में सारे लोगों को अकबर की अधीनता स्वीकार करनी थी। अकबर के बनाए हुए नियम ही समाज पर लागू होने थे। अकबर ने यह भी घोषित किया था खुद को कि वह क्या है? एक धार्मिक नेता, यानी जो उलेमा के कानून हैं उनसे भी ऊपर कौन है? अकबर। यह उसने घोषित कर रखा था। तो अकबर यह चाहता था कि जितने भी लोग हैं या जितने भी राजपूत हैं, वह सब के सब उसके कंट्रोल में आ जाए। इसीलिए वह मेवाड़ पर भी आक्रमण करता है, और मेवाड़ से बार बार यह कोशिश करता है कि मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसी क्रम में 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था। चित्तौड़ को बहुत बुरी तरीके से नष्ट किया था। उस समय जो उदय सिंह है वह कहाँ थे? उदयपुर के किले में। चित्तौड़ का किला लगभग खाली था, और उस किले को अकबर ने तबाह कर दिया। अकबर ने कई बार लोगों को भेजा, जैसे भगवंत दास को, टोडरमल को, मान सिंह को, इन सब को भेजा बार बार, और वह कोशिश कर रहे थे कि मेवाड़ अधीनता स्वीकार कर ले, या मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो जाए। लेकिन मेवाड़ किसी तरीके से तैयार नहीं था कि यह संधि हो पाए, यानी मेवाड़ किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं था। यह एक तरीके से साम्राज्यवाद और आत्मसम्मान का युद्ध था। मेवाड़ अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा था, और अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। मेवाड़ उस समय बड़े हिंदू शासकों में इकलौता ऐसा क्षेत्र था जो अकबर से नहीं जुड़ा था। खास करके अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जो हिंदुओं का गौरव था, और एक तरीके से लीड कर रहा था कि सारे हिंदुओं को अकबर ने अपने अधीन नहीं किया है, या सारे हिंदू अकबर के साथ सहमत नहीं है। तो हिंदू नरेशों का सिरमौर था कौन? मेवाड़। अगर मेवाड़ टूट जाता, अगर मेवाड़ झुक जाता, तो कहीं ना कहीं अकबर का जो साम्राज्य है वह बहुत बड़ा होता। बहुत सारे क्षेत्रों को वह धार्मिक आधार पर भी अपने कंट्रोल में ले आता। अकबर ने कई बार प्रयास किए, जैसे कुल मिलाकर उसने 4 दूत भेजे। कहते यह है, या कुछ जगहों पर यह उल्लेख है कि उसने 6 मिशन भेजे थे, यानी 6 बार लोगों को भेजा था। लेकिन 4 प्रमुख दूत हैं जो बार-बार यह कोशिश करते हैं कि मेवाड़ जुड़ जाए अकबर के साथ या फिर मुगल साम्राज्य के साथ। अब यह दूत क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो यह दूत हैं कौन-कौन से? तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। दूसरा, इनका क्रम क्या है? किस क्रम में यह गए हैं? वह भी आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जाता है जलाल खान कुर्ची। यह अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश करता है। अकबर पहले इस गुमान में था कि वह अपने बड़े सिपहसालार को भेजेगा और दबाव बनाएगा, जिससे मेवाड़ झुक जाएगा और मेवाड़ को वह अपने अधीन कर लेगा। जलाल खान कुर्ची बड़े अभिमान के साथ जाता है, लेकिन प्रताप ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि किसी तरीके की कोई संधि वह करने को तैयार नहीं है। अगर अकबर चाहता है युद्ध करने को, तो वह युद्ध करने को तैयार है, लेकिन समझौता किसी भी स्थिति में वह नहीं करेंगे। फिर अकबर को यह बात समझ में आती है कि राजपूत क्षेत्र का राजा है, तो किसी राजपूत को भेजा जाए। वह भेजते हैं राजा भगवंत दास को। राजा भगवंत दास जाते हैं 1573 में। राजा भगवंत दास कहते हैं कि देखो, हम भी राजपूत हैं, तुम भी राजपूत हो, सारे राजपूत मिले हुए हैं, हम लोग मिल जाते हैं आपस में, और मिलकर सब लोग अकबर के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा राजपूत या फिर बड़ी संख्या में राजपूत ऑलरेडी अकबर से जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसे अकेले राजपूत हैं, या आप ऐसे अकेले बड़े राजपूत हैं जो अकबर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग जुड़ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी शक्ति को बहुत मजबूत कर पाएंगे। बहुत तरीके से भगवंत दास समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रताप नहीं मानते हैं। फिर भेजा जाता है राजा टोडरमल को। यह वित्त मंत्री हैं किसके? अकबर के। इस बार राजा टोडरमल बहुत तरीके से इसको नुकसान समझाते हैं, या समझाते हैं कि अकबर के पास बहुत सारा धन है,
अकबर के पास बहुत सारी सेना है, अकबर शक्ति में बहुत बड़ा है, मेवाड़ का हर तरीके से नुकसान होगा, मेवाड़ से ज़्यादा मेवाड़ की जनता का नुकसान होगा, अकबर बहुत अत्याचार कर सकता है। बहुत सारे यह डर दिखाता है किसको? मेवाड़ को या फिर महाराणा प्रताप को। लेकिन यहाँ पर भी प्रताप इससे कोई समझौता नहीं करते हैं। प्रताप यहाँ तक इसको टाल देते हैं। फिर बारी आती है राजा मानसिंह की। मानसिंह भी अंतिम रूप से प्रयास करता है, लेकिन इससे तो प्रताप मिलते तक नहीं है। इससे मिलता कौन है? अमर सिंह, जो राणा प्रताप का बेटा है। अमर सिंह मिलते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अमर सिंह मान सिंह को वापस भेज देते हैं। अब यह तय हो चुका था लगभग कि युद्ध होकर रहेगा। मान सिंह जब अपमानित होकर जाता है, तो वह अकबर के दरबार में सेना की मांग करता है। मुझे आप सेना दीजिए, मैं जाऊंगा और युद्ध करूंगा। अकबर मान सिंह को सेनापति बनाते हैं, यानी सेना का नायक बनाते हैं, और सेना के नायक के रूप में मान सिंह हल्दी घाटी के मैदान में उतरता है। अमर सिंह जब मान सिंह से मिलते हैं, उस समय हम मान सिंह का काफी अपमान भी करते हैं, तो मान सिंह बड़ा क्रोधित था। किससे? मेवाड़ से भी और अमर सिंह से। तो वह पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए आ चुका था। मेवाड़ की तरफ से कौन कौन लड़ रहा है? महाराणा प्रताप, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह शायद घायल हो चुके थे। उसके अलावा हकीम खान सूरी, यह अफगान सेनापति है। रावत कृष्णदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौर, तामशाह तोमर, कालीवाहन सिंह तोमर, भामाशाह, ताराचंद बीड़ा, यह झाला बने थे। अब यह झाला का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि राजा है और राजा युद्ध लड़ रहा है, राजस्थान की यह परंपरा है, या हम कहें मेवाड़ की यह परंपरा है। राजा युद्ध लड़ रहा है। अब क्या होता है? हो सकता है राजा घायल हो जाए, या किसी भी कारण से राजा युद्ध के मैदान से बाहर हो जाए। उस स्थिति में क्या होगा? एक व्यक्ति होगा पहले से ही नॉमिनेट, वह राजा की वेशभूषा में लड़ने आता था, यानी अब वह राजा है, तो राजा का जो मुकुट है या राजा का जो साफा है, वह उसको पहनाया जाता था। राजा की जगह अब वह लड़ता था। कोशिश यह की जाती थी कि जो झाला बनता था, उसकी जो कद-काठी है, उसका जो रंग रूप है, वह काफ़ी हद तक राजा से मिलता-जुलता हो। इसका कारण यह होता था कि बाकी लोगों में विश्वास बना रहे कि राजा लड़ रहा है, और जो विपक्षी सेना है, उसमें भी यह भय बना रहे कि राजा अभी युद्ध के मैदान में है। तो यह भी लड़ रहे थे। राणा पुंजा, रावत सांगा, मानसोगरा, शंकर दास और रामसंधु, यह सारे लोग लड़ रहे थे मेवाड़ की तरफ से। वहीं बात करें हम मुगलों की तरफ से, तो उनका नेता कौन है? मानसिंह। इसके अलावा आसफ खान, सैयद अहमद खान बहरा, बहलोल खान अल बदायूनी, सैयद हामिश बहरा, जगन्नाथ कछवाहा, यह नाम आप ध्यान रखिएगा, माधो सिंह, गयासुद्दीन अली, मुल्ला काजी खान, शाह मंसूर, राव लोकरण और मेहत्तर खान, यह सारे लोग लड़ रहे थे किसकी तरफ से? मुगलों की तरफ से। इनमें जो यह बहलोल खान है, यह क्या था? बहनोई था। किसका? अकबर का। एक बहुत फेमस ऐतिहासिक घटनाक्रम है। कहते यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में इस बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत चीर दिया था, 2 टुकड़ों में कर दिया था इस बहलोल खान को। बहुत ऐतिहासिक यह घटना है। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ बहुत सारी जनजातियां भी जुड़ी थी, तो इस युद्ध में उनका सहयोग कर रही थी। जैसे जो भील है, यह भी जुड़े थे किसकी तरफ से? महाराणा प्रताप की तरफ से। भील अरावली पर्वतमाला में बहुत एक्सपर्ट थे, उन्हीं जगहों पर वह रहते थे, तो उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। युद्ध का क्षेत्र भी यही था, तो इनको यहाँ लड़ने का जो अनुभव है, वह बहुत ज़्यादा था। यह भी हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप के साथ मिलते हैं और मिलकर मुगलों का सामना करते हैं। इनमें सबसे फेमस है राणा कुंजा भील। यह एक भील योद्धा है, भीलों का सेनापति है, और इसके अलावा जो मीणा जनजाति है, उसके भी बहुत सारे नेता महाराणा प्रताप से मिलते हैं और मिलकर यह लोग युद्ध करते हैं। युद्ध में जो रणनीति है, वह यह है कि गुरिल्ला रणनीति से युद्ध किया जाएगा। मुगल सेना क्योंकि संख्या बल में ज्यादा थी, तो गुरिल्ला रणनीति से युद्ध होता था, छापेमारी युद्ध होता था, और इस युद्ध विधि के माध्यम से, यानी इस टेक्निक के माध्यम से, जो महाराणा प्रताप की सेना है, यानी जो मेवाड़ की सेना है, जिसमें जनजाति सबसे बड़ी संख्या में है, वह बहुत ताकतवर साबित होते हैं। जनजातियों का जो प्रभाव है, वह गुरिल्ला युद्ध पद्धति में हमको साफ-साफ दिखता है, खास करके अरावली की पर्वतमाला में, जिनसे वह बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उनको सब कुछ पता है कि अरावली पर्वतमाला में कहाँ क्या है। वहीं जो मुगल सेना है, उसके लिए अरावली पर्वतमाला बहुत कठिन मार्ग था, और प्रताप की सेना बहुत प्रभावशाली तरीके से युद्ध करती है। भीलों का सहयोग, मीरा जनजाति का सहयोग, महाराणा प्रताप की वीरता और महाराणा प्रताप के सहयोगी मिलकर इस युद्ध में बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं। इसके अलावा जो अफ़गान सहयोगी है, हकीम खान सूरी, यह भी
बहुत तेजी के साथ लड़ता है युद्ध के मैदान में, और किसकी तरफ से? महाराणा प्रताप की तरफ से। अब हम यह समझें, क्योंकि सामान्यतः पुस्तकों में यह लिखा गया है कि महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे। उनका जो घोड़ा था चेतक, वह युद्ध के मैदान में घायल हो गया, वह युद्ध के मैदान से बाहर चले गए, और उसके बाद अकबर की सेना ने युद्ध को जीत लिया। सामान्य किताबों में यही लिखा है, लेकिन हमको ठीक से समझना है और वास्तविकता जाननी है, और हमको तर्कों पे बात करना है कि क्या महाराणा प्रताप यह युद्ध हारे थे, या फिर ऐसे पूरे साक्ष्य हैं तो यह बताते हैं कि महाराणा प्रताप यह युद्ध जीते थे। युद्ध के घटनाक्रम में हम देखते हैं कि जो मुगल स्रोत हैं, जैसे अकबरनामा, यह कहते हैं कि यह युद्ध मुगलों ने जीता था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक अच्छा खासा यह एग्जाम्पल है। एक तर्क से मैं आपको चीज को समझाता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब पाकिस्तान का यह दावा है कि युद्ध उसने जीता है। भारत का यह दावा है कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब भारत सरकार यह दावा क्यों नहीं कर रही है कि उसने युद्ध जीता है? क्योंकि भारत सरकार तो युद्ध कर ही नहीं रही थी। वह तो क्या कर रही थी? आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार का यह दावा है कि उसने भारत सरकार की सेना को हरा दिया, भारत सरकार के फाइटर्स को मार दिया। तो अब कैसे माना जाएगा कि क्या सच है? आपको एक तृतीय पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी के रूप में घटनाक्रम को समझना होगा। आप यह देखिए कि किसका नुकसान हुआ, भारत सरकार के पास या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास। यह साफ साफ प्रूफ है कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो एयर स्ट्राइक्स हैं यानी हवाई पट्टियां हैं, वह नष्ट हुई हैं। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना ने जहां चाहा वहां बमबारी की। पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में एक भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, एक भी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसको प्रूफ किया जा सके। सैटेलाइट इमेज यह साफ-साफ बताती है कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ था, भारत सरकार ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसमें भी जो न्यूट्रल हैं, वह लोग भी कहते हैं कि भारत सरकार ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह युद्ध पूरी तरीके से एक तरफा है। भारत सरकार ने अपनी शक्ति को दिखाया है, और खास करके ब्रह्मोस ने अपनी शक्ति को दिखाया है। इस घटनाक्रम को यहाँ से क्यों जोड़ा जा रहा है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अकबरनामा में यह बात लिख दी गई कि महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे। यह घटना कुछ उसी तरीके से है जैसे के बाबरी में लिखा है, जिसको बाबर की आत्मकथा कहा जाता है, कि राणा सांगा ने उसको बुलाया था कि वह आकर भारत पर हमला करे। यह बात सारे लोग जानते हैं कि कितनी झूठ है। राणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वह लोदियों को हराने के लिए बाबर की सहायता लेते। इसी तरीके से अकबरनामा में भी यह बात लिखी है कि महाराणा प्रताप युद्ध को हार गए थे। घटनाक्रम हम समझ लेते हैं, प्रमाणों को हम देख लेते हैं कि हमारे सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमको ऐसे तांबे की बहुत सारी पट्टियां मिलती हैं, यानी कॉपर प्लेट्स मिलती हैं, जिन पर यह लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो आसपास के गांव हैं, इनकी भूमि दान की है किसने? महाराणा प्रताप ने। अगर युद्ध जीता था अकबर ने, तो भूमि दान महाराणा प्रताप कैसे करते? इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सिक्के इशू किए गए जिसमें एक लिंग के चिन्ह है, यानी एक लिंग का उसमें चित्र है, और इस पर मेवाड़ के दीवान के हस्ताक्षर हैं। और यह सिक्के चल रहे हैं कहाँ? उन क्षेत्रों में जिन पे दावा किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप हार गए और अकबर ने उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अब यह कैसे होता? दूसरा प्रमाण, जो मुगलों का सेनापति है मान सिंह, वह युद्ध के मैदान से भाग गया था, इस बात का भी प्रमाण है। घटनाक्रम क्या है? राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, और चेतक पर बैठकर महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे। जो आपका मान सिंह है, यह बैठा था हाथी पर, और इसका जो हाथी है, उसकी जो सूंड है, उस सूंड पर उसने क्या किया था? नुकीले कांटे लगाए थे। युद्ध में घटनाक्रम ऐसा होता है कि चेतक पर बैठे हुए महाराणा प्रताप मानसिंह को मारने जाते हैं। चेतक घोड़े की सूंड पर चढ़कर बहुत तेजी के साथ हमला करता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो घोड़े की सूंड पर लगे जो यह नुकीले कांटे जैसे लगे हैं, यह उसकी खुर में फंस जाते हैं, उसका खुर कट जाता है अगला, और चेतक घायल हो जाता है। लेकिन इन सब के दौरान महाराणा प्रताप अपने भाले से हमला करते हैं, और मानसिंह अपने हाथी से गिर जाता है। जब मानसिंह अपने हाथी से गिरता है तो मानसिंह युद्ध के मैदान से भाग जाता है। चेतक क्योंकि घायल हो चुका था, इसलिए चेतक क्या करता है? महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध से बाहर हो जाता है। फिर एक प्रमाण और है, अगर महाराणा प्रताप युद्ध हार रहे थे और उनका जो घोड़ा है चेतक, वह युद्ध के मैदान में घायल हो चुका है। आप बात को समझिएगा, घोड़ा घायल है, घोड़ा लेकर जा रहा है किसको? प्रताप को। तो मुगलों ने पीछा तक क्यों नहीं किया? किसका?
महाराणा प्रताप का। मानसिंह हाथी से गिर चुका था, लेकिन बाकी तो मुगल सेना थी। वह मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे क्यों नहीं गई? इसका सीधा-सीधा कारण यह है कि उस समय प्रताप की सेना ज़्यादा ताकतवर थी। प्रताप की सेना ने मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया या फिर प्रताप के पीछे नहीं जाने दिया। इन सब के बीच जब प्रताप बाहर जाते हैं, तो झालामान सिंह सिर पर अपनी पगड़ी बदल कर आते हैं और महाराणा प्रताप के रूप में लड़ते हैं। जो मुगल सेना है, वह इन झालामान सिंह से ही लड़ते-लड़ते थक जाती है। हालाँकि अंततः झाला सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन मुगल सेना प्रताप को नहीं पकड़ पाती है। बहुत सारे ऐसे राजपूत स्रोत हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं अकबरनामा की, तो यह मुगलों की तरफ का सोर्स है, तो आपको राजपूत सोर्स भी तो देखने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे राजपूत सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं, जिन पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रताप ने यह युद्ध जीता था। अब यह शिलालेख कौन से हैं? एक है आपका खरासन मंदिर शिलालेख। खरासन मंदिर शिलालेख क्या है? एक नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, रामसमंद जिला में है। कहाँ पर? राजस्थान के। यहाँ पर प्रताप को राजाओं का राजा कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रताप ने गोगुंदा को फिर से प्राप्त कर लिया। थोड़े समय के लिए गोगुंदा मुगलों के कंट्रोल में गया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसको फिर से पा लिया। इस युद्ध में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप युद्ध में विजयी हुए थे। इसको बनवाया किसने है? जगन्नाथ और कांवर राम, और यह बताते हैं कि युद्ध को प्रताप ने जीता था। फिर एक आपका है रक्त तलाई शिलालेख। यह भी बताता है कि युद्ध को प्रताप ने जीता था, और इस शिलालेख में राणा प्रताप की वीरता का भी वर्णन है। यह कहाँ है? यह भी है राजसमंद जिला, राजस्थान में। अब एक घटनाक्रम और है। मान लेते हैं कि यह शिलालेख लिखवाए हैं राजपूतों ने, तो उन्होंने लिखवा दिया कि प्रताप जीते हैं। जैसे अकबरनामा में अकबर ने लिखवा दिया कि अकबर युद्ध जीता है, उसी तरीके से प्रताप ने भी लिखवा दिया होगा। लेकिन युद्ध के बाद का घटनाक्रम क्या है? युद्ध के बाद जो सेनापति हैं, जिनको यह कहा जा रहा है कि युद्ध जीत के आए हैं, उनको क्या-क्या दंड मिले, वह आप समझिए। 2 सेनापति हैं मुख्य रूप से, एक मानसिंह जो आमेर के राजा हैं, और एक आसफ खान। यह दोनों युद्ध के मैदान से जब वापस होते हैं, तो होता क्या है इनके साथ? मानसिंह को दरबार से निकाल दिया जाता है। अकबर ने इनसे कहा था कि आज के बाद अपनी शक्ल हमको मत दिखाना। अकबर के सामने ना आने की सजा के साथ मानसिंह को दरबार से बाहर किया जाता है। अकबर को यह शक था कि क्योंकि मानसिंह राजपूत है और इसने जानबूझकर प्रताप के सामने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध नहीं किया, और वह युद्ध अकबर की तरफ पूरी तरह नहीं हो पाया, तो मानसिंह को कर देते हैं दरबार से बाहर। आसफ खान के साथ क्या करते हैं? आसफ खान को बना देते हैं दरबान। मतलब आसफ खान की ड्यूटी लगा देते हैं दरवाजे पे कि वह दरबान के रूप में अब काम करे। सेनापति है, उसको बना देते हैं दरबान, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह युद्ध जीत के आया है हल्दी घाटी का। अब यह कैसे होगा? इस बात से साफ-साफ पता लगता है, मानसिंह और आसफ खान दोनों असफल होकर गए थे, और असफलता क्या थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में वह हार चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो कहते हैं कि मुगल जीते हैं, तो वह भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमको किसी एक पक्ष से ना होकर बल्कि दोनों पक्षों के साक्ष्यों को देखना होता है। तो मुगलों के कौन-कौन से साक्ष्य हैं? एक तो हमने पीछे बात कर ली अकबरनामा। अकबरनामा में यह बात लिखा है। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी की एक किताब है। किताब का नाम क्या है? मुनखबत उल तवारीख। इस किताब में लिखा गया है कि मुगल युद्ध के मैदान में जीत गए थे। प्रताप युद्ध के मैदान से बाहर हो गए थे, लेकिन मुगलों की तोपों ने प्रताप की सेना को पराजित कर दिया। मुगल के जो दरबारी अभिलेख हैं, वह भी यह बात कहते हैं कि इस युद्ध के बाद मुगलों की रणनीतिक विजय हुई थी। लेकिन यह मुगलों की तरफ के साक्ष्य हैं। लेकिन मुगलों का जो घटनाक्रम है, मानसिंह को दरबार से निकाले जाना, अपने दूसरे सिपह सालार को दरबान बना देना, उसके बाद अकबर का फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाना, खुद युद्ध के मैदान में आना, खुद सेना का नेतृत्व करना, यह सारे घटनाक्रम कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोनों पक्षों को हमने स्पष्ट रूप से देखा है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, तो यह बताते हैं कि युद्ध को प्रताप ने जीता था, लेकिन कुछ प्रमाण मुगलों की तरफ से भी है। ज़्यादातर मुगलों के लेखकों ने लिखे हैं, वह कहते हैं कि यह युद्ध प्रताप हार गए थे, मुगल सेना इस युद्ध में विजयी हुई थी। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस युद्ध को किसने जीता था। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।